हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 चल रहा बच्चों, और ये लेक्चर नंबर 2 है। आज हम काफी महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर आए हैं। जो बच्चा स्किप कर देगा ना, समझो बहुत कुछ वो मिस कर देगा। आज क्लास को अंत तक देखिएगा, मजा आएगा। एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। प्रमुख शब्दावली का मतलब ये है कि उपसंयोजी यौगिक में जो जो भी शब्द जरूरत पड़ेगा, धनात्मक भाग, ऋणात्मक भाग, समन्वयन क्षेत्र, समन्वयन संख्या या समन्वयन अंक, ऑक्सीकरण संख्या, कीलेट लिगेंड क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड के प्रकार, केंद्रीय धातु परमाणु आयन, सब कुछ कंप्लीट आज के इस लेक्चर में कराने वाला हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जिन बच्चों को नोट्स की जरूरत है कि प्रॉपर नोट्स मिल जाता, नोट्स के सहारे भी हम पढ़ते, तो आप लोग मेरा पर्सनल नंबर नोट कर सकते हैं 96 85 29 91 49। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्रॉपर नोट्स मिलेगा, ऑल चैप्टर नोट्स मिलेंगे। मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है 100 रुपए। ठीक, चलिए, जिनको भी नोट्स लेना है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। शुरू करते हैं बच्चों। उपसंयोजी यौगिक में क्या क्या चीज होता है ये समझना और जानना जरूरी है। जैसे मैं एक यौगिक लेता हूं, ये आपका निकिल है प्यारे बच्चों, और इसमें मान लीजिए कार्बोनिल है जिसकी संख्या 4 है। ठीक, ये अपने आप में एक किस प्रकार का यौगिक है, तो इसको आप कह सकते हो उदासीन। ध्यान रखिएगा बच्चों, उदासीन। ठीक है, उदासीन। ना तो इसमें धनात्मक भाग ना तो ऋणात्मक, मतलब उदासीन है ये। ठीक है, ऐसा यौगिक दिख जाएगा, इसका मतलब इसमें कोई आयन नहीं, आपका उदासीन है। चलो ठीक है सर। अब जैसे एक यौगिक मैं लेता हूं, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर मैं ले लेता हूं निकिल। ठीक है, और फिर यहां पे साइनाइड ले लेता हूं, Cn का होल 4। ठीक, ये क्लियर। और यहां पर मेरे बच्चों आप लोग ले लो K4। ठीक, यदि इस तरीके से यौगिक दिख जाए तो इसमें दो भाग है, एक भाग आपका ऋणात्मक और दूसरा भाग आपका धनात्मक। कैसे, इसको मैं दो भागों में बांट देता हूं। ठीक है, तो इसमें जो इधर वाला भाग है बच्चों, इसको हम धनात्मक भाग बोलेंगे, इसको हम ऋणात्मक भाग बोलेंगे। जब भी हम देखो भाई, मूल चीज आज आपको बताने जा रहे हैं। जो बच्चा यदि अच्छे तरीके से नहीं समझेगा, मैं गारंटेड कहता हूं हमेशा वो पछताएगा। अब देखिएगा, एक और यौगिक लेता हूं मैं, जैसे यहां पर मैं लेता हूं कोबाल्ट। ठीक है, NH3 का होल 6, NH3 का होल 6। और प्यारे बच्चों इसमें मैं इधर कर देता हूं Cl3। सारे यौगिक हैं। अब इसमें भी दो भाग है, ये दो भाग है बच्चों, ये धनात्मक भाग और ये ऋणात्मक भाग। ठीक, ये सब के सब उपसंयोजी यौगिक हैं। इसमें भी कोई आयन नहीं है, इसमें भी कोई आयन नहीं है, लेकिन इसमें दो भाग है, धन और ऋण। इसको हम दो भाग नहीं मान सकते, इसको हम यही मानकर चलेंगे कि ये केवल और केवल धनात्मक है, इसमें किसी प्रकार से ऋणात्मक आयन हम मानेंगे ही नहीं। ठीक है, ये उदासीन है, उदासीन ये भी है। अच्छा, जब कभी किसी यौगिक के, है ना, लास्ट में बच्चों -2 है, तो आप कह सकते हो ऋणात्मक संकुल है या ऋणात्मक उपसंयोजी यौगिक है। या मान लीजिए +2 हो गया, तो आप कह सकते हो धनात्मक है। तो ऋणात्मक, जब भी हम बात करेंगे कि कोई भी उपसंयोजी यौगिक ऋणात्मक है, इसका मतलब उसके पावर में माइनस चार्ज, माइनस आवेश होगा। ठीक है, चलिए देखो, पढ़ना उतना ही है जो एग्जाम के और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, इतना भी डीप में नहीं घुसेंगे हम कि आप लोगों को भी दिक्कत हो। अब हम मुद्दे पे आते हैं। पहला जो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु। जब भी कोई उपसंयोजी यौगिक बनता है तो उसमें एक मुखिया होता है। क्या होता है? मुखिया होता है, जो किसी भी अणु परमाणु आयन को जोड़ने की क्षमता रखता है, और वही मुखिया बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपके घर में कई सदस्य हैं,
लेकिन उन सदस्यों में एक सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, वो घर का मुखिया है। जैसे आपके घर में यदि आपके दादाजी हैं जो सबको देखते हैं, सबका हिसाब किताब रखते हैं, इनकम कितना हुआ, कहाँ कैसे खर्च करना है, बिना उनके परमिशन के कुछ नहीं होता है। जैसे हमारे घर में हमारे दादाजी पहले थे, अब नहीं, हमारे पिताजी ही मुखिया है ना। कहीं जाना है तो हम उनसे परमिशन लेते हैं, कुछ इन्वेस्ट करना है, कहीं पैसे लगाना है तो उनसे पूछते हैं कि हाँ इनको हम दे दें कि नहीं दें। तो ऐसे ही घर को बांध कर रखता है जैसे मुखिया, तो यौगिक में भी एक ऐसा है ना अणु, परमाणु या आयन है जो अन्य अणुओं परमाणुओं को अपने साथ बंध बना करके बड़े प्यार से, बड़े दुलार से सबको अपने साथ रखता है, और वही है आपका केंद्रीय धातु परमाणु। जैसे बच्चों इन दोनों यौगिकों में मैं आपसे बोल दूं कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, तो इसमें है आपका निकिल, और इसमें प्यारे बच्चों आपका है कोबाल्ट। इसे हम बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, या आयन, जो भी आपको समझना है ना। देखो जरा, संकुलनीय यौगिक में उपस्थित हुआ है परमाणु या आयन जो सामान्य संयोजकता नियमों के विरुद्ध अनेक अणु या आयनों से बंध बनाता है, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु कहलाता है। अब एक चीज याद रखना, केंद्रीय धातु परमाणु का काम है रिक्त कक्षा को उपलब्ध कराना। जैसे आपके पिताजी हैं, आपके घर में किसी बड़े भाई की शादी हो रही है, तो उसको एक कमरा अलॉट कर दिया जाता है कि शादी होने के बाद ससुराल से जो भी सामान आएगा तुम इस कमरे में रखना, इसी कमरे में आप लोग सोना, ये आपका कमरा हो जाता है। ऐसे ही केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक होते हैं। जब वो किसी को जोड़ता है तो अपना खाली कक्षक दे देता है कि लो भैया इस खाली कक्षक में अपने इलेक्ट्रॉन ला करके जमा लो, और जब जमा लोगे तो किराए नामे पे हमारे साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि हमने अपना घर दे दिया आपको अपने आशियाना बसाने के लिए, तो फिर कुछ न कुछ तो हमारे साथ बंध बनाना ही पड़ेगा। तो ये चीज याद रखिएगा, जो भी केंद्रीय धातु परमाणु है वो आने वाले अणु परमाणु को क्या करता है, कक्षक उपलब्ध कराता है, वो भी रिक्त कक्षक। इसलिए तो जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो अक्सर बोलते हैं कि संक्रमण जो धातु है, जैसे निकिल है, कोबाल्ट है, इसमें रिक्त डी कक्षक होने के कारण ये संकुल यौगिक का निर्माण करता है। रिक्त डी कक्षक, क्योंकि कक्षक है तो कोई धातु परमाणु आयन उस कक्षक में आकर के जमा हो जाता है, इसलिए प्यारे बच्चों संकुल यौगिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्लियर? चीजें समझ में आ गई, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु। अच्छा, इसके साथ जो देखना बच्चों समझिएगा, इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कुछ अन्य आयन या परमाणु जुड़े हुए हैं, जैसे Cn निगेटिव है, NH3 ये उदासीन है। अब इनको किस नाम की हम संज्ञा दें, तो ये कहलाते हैं आपके लिगेंड। क्या कहलाते हैं बच्चों? लिगेंड। क्या कहलाते हैं? लिगेंड। क्या कहलाते हैं? लिगेंड। ओके सर, ये क्या कहलाते हैं? लिगेंड। ठीक, जैसे मैंने कहा कि घर का मुखिया है, वो कक्षा कमरा उपलब्ध कराया, लेकिन उस कमरे में आने वाला जो व्यक्ति है वो लिगेंड कहलाएगा। मतलब कोई भी अणु परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, कोई भी अणु परमाणु या आयन जो मुखिया को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा, नहीं देगा तो अरे देना पड़ेगा, वो लिगेंड कहलाएगा। वो लिगेंड हो सकता है एक दंतुर लिगेंड, हो सकता है द्विदंतुर लिगेंड, हो सकता है त्रिदंतुर लिगेंड। अच्छा सर, ये एक दंतुर द्विदंतुर का मसला कहां से है, समझाता हूं। एक दंतुर का मतलब उसमें केवल और केवल एक ही दाता परमाणु हो। जैसे कोई आपका मान लीजिए अणु आया, उसमें केवल एक दाता परमाणु कि केवल एक ही दे सकता है, वो एक दंतुर हुआ।
लेकिन उसमें दो दाता परमाणु है, जैसे एथिलीन डाइएमीन CH2 NH2 और NH2। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब इसका भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है और इसका भी नाइट्रोजन। तो ये कैसा लिगेंड कहलाया बच्चा? द्विदंतुर। द्विदंतुर क्या कहलाया? द्विदंतुर लिगेंड। क्या कहलाया? द्विदंतुर लिगेंड। लेकिन वहीं पे Br1 निगेटिव, Cl1 निगेटिव, आयोडीन 1 निगेटिव, फ्लोरीन 1 निगेटिव, OH1 निगेटिव, ठीक है, और भी ऐसे NH4 या NH3, ये आपका बच्चों ये आपका एक दंतुर ही है, एक ही नाइट्रोजन। तो ये एक दंतुर हो गए, लेकिन ये द्विदंतुर है क्योंकि देने वाला ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। दो परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, वो द्विदंतुर। जिसमें तीन परमाणु होंगे वो त्रिदंतुर, जिसमें सिंगल है वो आपका एक दंतुर। तो लिगेंड के भी प्रकार है, आगे आप कीरेट लिगेंड भी पढ़ोगे। चलो सर ठीक है, चलिए बैक चलते हैं। अच्छा, दो चीज आपको समझ में आ गया, एक घर का मुखिया जो इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकता है, जो बंध बना सकता है, किसी के साथ आपस में जोड़ कर रख सकता है, दूसरा लिगेंड जो आकर उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक, चलो अब बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए CN की संख्या कितनी है? 4। यहां पर NH3 की संख्या कितनी? 6 है। तो इसको हम बोलते हैं समन्वयन संख्या। समन्वयन संख्या, समन्वयन संख्या क्या बोलेंगे? समन्वयन संख्या। देखो जरा, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक दंतुर लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंडों की संख्या उसकी समन्वयन संख्या कहलाती है। समझिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कोई भी यौगिक होगा, एक मुखिया होगा जो इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकता है, बंध बना सकता है, वो आपका केंद्रीय धातु परमाणु हुआ। उसके साथ जो बंध बनाने आया वो लिगेंड हुआ। लेकिन उस लिगेंड की संख्या कितनी है वो कहलाती है बच्चों समन्वयन संख्या। क्या कहलाती है? समन्वयन संख्या। अच्छा, समन्वयन क्षेत्र भी होता है। समन्वयन क्षेत्र जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है और उसके साथ जो लिगेंड जुड़े रहते हैं उनको हम एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। वो बड़े कोष्ठक के अंदर का क्षेत्र समन्वयन क्षेत्र कहलाता है। एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का भी वक्त दे दूंगा। ठीक है, ये बच्चों जैसे ये आपका कहलाया समन्वयन क्षेत्र। क्या कहलाया? समन्वयन क्षेत्र। क्या कहलाया बच्चों? समन्वयन क्षेत्र। केंद्रीय धातु परमाणु और उसके साथ जो जुड़े लिगेंड हैं उनको एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और बड़े कोष्ठक के अंदर का क्षेत्र प्यारे बच्चों पूरा का पूरा समन्वयन क्षेत्र कहलाता है। ठीक, क्लियर? यदि मैं आपसे कह दूं कि लिगेंड के बारे में क्लास लाओ तो लिगेंड भी आपका एक अपने आप में एक सिंगल क्लास है, 20 मिनट का क्लास है। लिगेंड का मतलब है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके। यदि वो एक ही परमाणु ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता, वो एक दंतुर है। यदि उसमें दो दाता परमाणु हैं तो द्विदंतुर। यदि उसमें तीन दाता परमाणु हैं तो त्रिदंतुर। अच्छा, उसमें सेतु लिगेंड भी आता है, सम्मित लिगेंड भी आता है, असम्मित लिगेंड भी आता है, सब कुछ चर्चा करेंगे। सेतु लिगेंड का मतलब ऐसा लिगेंड जो दो धातुओं को जोड़ दे, वो सेतु लिगेंड कहलाएगा। अभी तो ये एक ही धातु पर देखो जरा, CN एक ही धातु परमाणु के साथ, NH3 एक ही धातु परमाणु के साथ, लेकिन ऐसे लिगेंड जब उसमें दो धातु परमाणु जुड़ जाए वो आपका सेतु लिगेंड कहलाता है। नामकरण में देखेंगे, मजा आएगा। बाबू मैं आपसे वादा करता हूं कि यार यदि पूरा क्लास कोई बच्चा देखता है उसको बेहतर समझ में आएगा, उसको कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा।
समझ में आई बात? चलो, संलग्नी मतलब लिगेंड। देखो जरा एक एक पॉइंट, उसका तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, देखते चलो। आयुपेशी नामनक्लेचर में धन ऋण का महत्व पता चलेगा अगले लेक्चर में। चलो, तो हम यहां पर बात कर रहे थे ये संलग्नी लिगेंड है क्या। उपसहसंयोजी बंध निर्माण में ऋणायनी उदासीन अणु इलेक्ट्रॉन जोड़ा प्रदान करने वाले के रूप में होते हैं, जबकि केंद्रीय धातु आयन इलेक्ट्रॉन जोड़ा ग्रहण करने वाला होता है। अतः कोई परमाणु आयन या अणु जो धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात। कहने का मतलब उपसहसंयोजी यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म में देते हैं। तो कोई भी अणु परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को कम से कम एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म में दे सकता, कम से कम एक जोड़ा। यदि दो जोड़ा मिलेगा तो द्विदंतुर, तीन परमाणु या त्रिदंतुर हो जाएंगे, वो प्यारे बच्चों लिगेंड कहलाता है। वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा देता है दाता परमाणु कहलाता है। दाता परमाणु अणु आयन ऋणायन जो भी धातु आयन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं लिगेंड कहलाते हैं। जो मैंने अभी तक सार समझाया कि मुखिया के साथ जो बंध बनाने का, जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके और धातु आयन को है ना भाई इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और बंध बनाएगा, वो आपका लिगेंड कहलाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ठीक। इसके बाद हम पहुंचते हैं लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के प्रकार में मैंने आपको क्या समझाया कि जो केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, जैसे प्यारे बच्चों OH निगेटिव आयन, ठीक है, CN1 निगेटिव आयन, Br1 निगेटिव आयन, Cl1 निगेटिव आयन, आयोडीन 1 निगेटिव आयन, ये सब के सब एक दंतुर है। कैसे हैं बच्चा? एक दंतुर, एक दंतुर। कैसे है? एक दंतुर। अब ये जो एक दंतुर है ना बच्चा, ठीक है, एक दंतुर है, इसमें एक दाता परमाणु तो है, लेकिन हो सकता है वो धनात्मक हो सकता है वो ऋणात्मक हो सकता है वो उदासीन हो सकता है वो धनात्मक हो सकता हो ऋणात्मक हो सकता है वो उदासीन। क्योंकि जब हम आयुपेशी नामनक्लेचर देखेंगे ना, वहां पे काम में आता है कि ऋणात्मक के लिए ये लगेगा, धनात्मक के लिए EM लगेगा, उदासीन के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप लोगों को यह भी समझना है कि लिगेंड में जब एक ही दाता परमाणु हो तो एक दंतुर तो हो गया, लेकिन एक दंतुर के साथ साथ वो धनात्मक भी हो सकता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, वो उदासीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। जैसे मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ठीक, जरा नजर डालो। ये आपके जितने भी यहां पे लिगेंड दिख रहे हैं, ये साइनाइड, साइनो, ओ जुड़ गया, आइसोसाइनो, SCN, थायोसाइनेट, NCS, आइसोथायोसाइनेट, Br1 निगेटिव, ब्रोमो, क्लोरीन, क्लोरो, ओ जुड़ गया सब में, साइनाइड का साइनो, है ना, ये निगेटिव आयन के कारण ओ जुड़ गया। ये एक दंतुर लिगेंड है, वो भी निगेटिव है, यहां भी निगेटिव है, आयोडो, हाइड्राइडो, नाइट्रो, नाइट्रीटो, है ना, नाइट्रेटो, NH2, एमीडो, ACO, एसीटेटो, ये एसीटेट का ऐसा होता है CH3, COO निगेटिव, ये एसीटेटो, ऑक्सो, पराक्सो, ये सब निगेटिव आयन, निगेटिव वाले बच्चों, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, यहां पे आपका, यहां पर आप देखो अमोनिया, ये धनात्मक है, उदासीन, सॉरी उदासीन, ये अमोनिया उदासीन है, एक्वा उदासीन है, नाइट्रिक एसिड ये नाइट्रोसिल उदासीन है, कार्बोनिल उदासीन है, थायोकार्बोनिल उदासीन है,
और भी आपको दिखाते हैं, धनात्मक आयन वाले दिखाते हैं, धनात्मक आयन वाले दिखाते हैं। ठीक, ये चीज नोट्स में रहता बच्चों, ये चीज नोट्स में रहता है, ये नोट्स में है, ये नोट्स का ही आपको मैं दिखा रहा हूं ताकि कुछ बच्चे सोचे कि सर नोट्स कैसे रहता, तो ये आप लोग समझो। अब देखो जरा, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम है बच्चों, ये नाइट्रोनियम, ईएम जुड़ता है धनात्मक में, NO पॉजिटिव है, नाइट्रोसोनियम है, ठीक है, NH2 NH3 पॉजिटिव हाइड्रोजीनियम, ये धनात्मक है। तो लिगेंड का मतलब उसमें एक दाता परमाणु बस से नहीं होता है, वो धनात्मक लिगेंड भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। इस चीज को हमेशा आपको समझ के चलना पड़ेगा कि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। और गर्मी में बच्चों आप लोगों को पढ़ाना ना बड़ा खतरनाक होता है। जो बच्चा है ना क्लास देखता है उसको मजा आता होगा, और यदि लगातार आप 40 मिनट बैठ कर समझो, पंखा ना लगा हो, एसी ना चालू हो, हमारे पास तो एसी है ही नहीं, इतना गरीब है, भगवान करेगा कभी एसी आप लोगों की दया से लग जाए, लेकिन लगता है कि अब एसी कहां लग पाएगा बच्चा लोग, ठीक है। और जब हम बात करते हैं आगे कि बहुदंतुल लिगेंड, देखो भाई अभी आगे आप पढ़ोगे उसी में, बहुदंतुल लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु, जैसे मैंने आपको यहां पर यह चीज आपको बताया था, एथिलीन डायमीन, ये आपका बहुदंतुर दो दाता परमाणु है, इसमें भी दो दाता परमाणु, ऑक्सलेट आयन। तो बहुदंतुर लिगेंड का मतलब जब एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं तो वो बहुदंतुर लिगेंड होता है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है सर। चलो भाई, यहां पर हम बात कर रहे थे कि लिगेंड किसे कहते हैं, जिसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो, जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है केंद्रीय धातु परमाणु को, वो आपका लिगेंड कहलाता है। और एक दंतुर में आप लोग बता सकते हो कि जो केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे, एक दंतुर, एक दाता परमाणु हो, जिसमें दो दाता परमाणु हो वो द्विदंतुर, तीन दाता परमाणु हो तो त्रिदंतुर के नाम से हम जानते हैं। क्लियर? चलिए अब यहां पर आप देखिएगा बच्चों कीलेट लिगेंड, इसमें कुछ चीजें याद भी करना है, कुछ चीजें आपको मैं समझाऊंगा। कीलेट लिगेंड में क्या चीज है? कीलेट लिगेंड, लिगेंड का मतलब तो ये चीज क्लियर हुआ, लिगेंड का मतलब ये चीज क्लियर हुआ कि वो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देगा? इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देगा बच्चा? वो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देगा? वो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। ठीक, चलिए जिस बच्चे ने अभी कॉल किया था लगभग 5 बार कॉल, और मैं बच्चों आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं, जब भी क्लास ले रहा होता हूं तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता। कुछ बच्चों को जैसे नंबर मिल जाता है नोट्स लेने के लिए, कुछ काम से कॉल करते हैं, तो ये मत सोचो कि सर ने कॉल रिसीव नहीं किया तो फिर है ना मैं उनसे गुस्सा हो गया कि सर ने नंबर तो दिया लेकिन मैं बात नहीं करूंगा सर से। तो भाई आप लोगों से मैं पहले से मैं कहता हूं कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप लोग मुझसे माफ करना, ऐसा नहीं कि गुस्सा हो जाओ भाई, हम किसी बच्चे को दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। चलिए, तो किसकी बात कर रहे थे बच्चों? हम बात कर रहे थे कीलेट लिगेंड की। देखिएगा, जब कोई बहुदंतुर लिगेंड एक साथ धातु आयन के साथ परमाणु से इस प्रकार जुड़ा होता है कि एक वलय बनाता है, इसे कीलेट वलय कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का लिगेंड कीलेट लिगेंड कहलाता है। चलो बाबू, जैसे मैं लेता हूं कापर, क्या लेता हूं? कापर। ठीक है, NH2 NH2, ये एथिलीन डाइएमीन है, CH2 CH2, ये आपका एथिलीन डाइएमीन है। ऐसे ही बच्चों इधर आप NH2 NH2, ये आपका CH2, ठीक है, ये आपका हो गया CH2, CH2, यहां भी CH2 है। ठीक, ये भी आपका एथिलीन डाइएमीन है, ये भी आपका एथिलीन डाइएमीन है। अब क्या करता है, ये दाता परमाणु है, ये भी दाता परमाणु है, ये भी दाता परमाणु है, ये भी दाता परमाणु, मतलब 4 दाता परमाणु हो गए और ये एक वलय बना लिया। देख लो जरा, एक वलय बना लिया और यहां पर जो आयन बनता बच्चों 2 पॉजिटिव आयन बनता है, 2 पॉजिटिव आयन बनता है, और ये आपका हो गया कीलेट लिगेंड। क्या कहलाया बच्चों? कीलेट लिगेंड, 2 पॉजिटिव आयन, इसे ही बोलते हैं हम कीलेट, इस पूरे वलय को बोलते हैं कीलेट। ओके, देखो जरा, जब कोई बहुदंतुर लिगेंड एक
साथ धातु आयन के साथ कई दाता परमाणु इस प्रकार जुड़ा होता है कि एक वलय प्राप्त होता है, एक वलय बन गया, तो इसे कीलेट वलय के नाम से जानते हैं और ऐसे लिगेंड को कीलेट लिगेंड और बने हुए जटिल को धातु कीलेट कहते हैं। क्वेश्चन बनता है, यहां से बनता है कि भाई कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं। कहने का मतलब जब बहुतंतुर लिगेंड किसी धातु आयन के साथ इस प्रकार से जुड़ता है कि एक वलय सी संरचना प्राप्त होती है, उस वलय को हम कीलेट वलय के नाम से जानते हैं, उस वलय को हम कीलेट वलय के नाम से जानते हैं और लिगेंड कीलेट लिगेंड कहलाया और जो हमारा यौगिक बनता है बच्चों धातु कीलेट कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कीलेट। समझ में आया? कहने का तात्पर्य हुआ कि जब बहुतंतुर लिगेंड, देखो लिगेंड का मतलब है धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देना, लेकिन बहुतंतुर लिगेंड में कई दाता परमाणु हो सकते हैं, जैसे यहां पर दो दाता परमाणु, ये भी दो दाता परमाणु, इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया, इन दोनों ने भी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया, अब इसमें एक वलय बन गया है ना, और इस पूरे वलय को हम कीलेट वलय के नाम दे दिए। और बच्चों ये पूरा जो अपना एक है ना जो इसमें लिगेंड है वो कीलेट लिगेंड कहलाया, पूरा यौगिक आपका धातु कीलेट कहलाया। क्लियर? अच्छा, इसके अभिलक्षण और कीलेट का महत्व ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन बनता है कीलेट किसे कहते हैं, कीलेट लिगेंड है क्या, उसका अभिलक्षण और कीलेट का महत्व, तो ये आप लोगों को बच्चों याद करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको माइंड में उसको याद रखना पड़ेगा। कीलेट लिगेंड एक दंतु लिगेंड की तुलना में अधिक स्थायी जटिल है ना बनाते हैं। भाई एक बंद संरचना बना ली तो जटिल तो बनाएंगे ही, इसे कीलेशन प्रभाव कहते हैं। देखो जरा, यह कीलेशन प्रभाव कहलाता है। यदि क्वेश्चन आगे कीलेशन प्रभाव है क्या तो बनना चाहिए। कीलेट लिगेंड जिनमें द्विबंध नहीं होते, एथिलीन डायमीन, ये 5 सदस्यीय वलय बनाते हैं। सर 5 सदस्यीय कैसे? 1 2 3 4 5। देखो जरा, ये एक दंतु लिगेंड है, ये 5 सदस्यीय वलय, मतलब एक दाता परमाणु है, इसमें भी एक दाता परमाणु है, ठीक है। और इस तरीके से बच्चों एथिलीन डायमीन जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो 5 सदस्यीय वलय का निर्माण करता है। क्यों? क्या बोला? देखो कीलेट लिगेंड जिसमें द्विबंध नहीं होते, सिंगल बॉन्ड होता है। एथिलीन डायमीन वो 5 सदस्यीय वलय बनाते हैं, बिल्कुल सही है। बड़े समूह युक्त लिगेंड छोटे समूह युक्त लिगेंड की तुलना में अस्थायी वलय बनाते हैं। इसका कारण क्या है? अंतरक्षीय अवरोध, ठीक है। इसका महत्व है कि भाई आंतरिक संक्रमण तत्वों के पृथक्करण में इसका प्रयोग करते हैं, गुणात्मक विश्लेषण में, कुछ धातु आयन की पहचान में, है ना, मैग्नीशियम निकिल कॉपर आदि धातुओं के अपगलन में, कठोर जल के मृदुकरण में इसका प्रयोग करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको मैं समय देता हूं, इसका विलक्षण और महत्व आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये सेतु लिगेंड के बारे में मैंने आपको समझाया था कि ऐसे कुछ लिगेंड होते हैं जो दो धातु परमाणुओं को जोड़ देते हैं। अभी तक आप लिगेंड पढ़ते आ रहे थे, तो लिगेंड में हमने क्या समझाया कि लिगेंड है क्या, तो लिगेंड क्या है कि दाता परमाणु है। लिगेंड क्या है? दाता परमाणु है जो केंद्रीय धातु परमाणु को कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, वो लिगेंड कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे लिगेंड है जो एक धातु को नहीं बल्कि दो दो धातुओं को दे दे, ठीक है, एक धातु को नहीं बल्कि दो दो धातुओं को दे दे। जैसे मैं आप लोगों को बढ़िया सा एक एग्जांपल बताता हूं, थोड़ा सा कठिन है लेकिन हो सकता है आपको याद रहे। कोबाल्ट का बताता हूं बच्चों, ठीक है, कोबाल्ट का बताता हूं। चलो भाई, NH है इधर, ठीक है। ऐसे यौगिक याद नहीं करना है आपको, बिल्कुल याद नहीं करना, बिल्कुल याद नहीं करना बाबू, बिल्कुल याद नहीं करना। NH3 का होल 4, NH3 का होल 4, ये यौगिक बन गया। चलो भाई, और यहां पर 2 पॉजिटिव। देखो जरा, यहां पर ये जो NH है, यहां पर OH है, यानी OH1 निगेटिव है। ये क्या करता है? दो धातु परमाणु को जोड़ता है। ये क्या करता है? दो धातु परमाणु को जोड़ता है। इसका मतलब समझ में आया कि ऐसे लिगेंड जो दो धातु आयनों को साथ साथ जोड़ते हैं, ऐसे लिगेंड जो दो धातु आयनों को साथ साथ जोड़ते हैं, लगभग ये 3 पॉजिटिव था, वही मुझे शक था वही की गड़बड़ हो रहा है। जिसको एग्जाम्पल लिखना लिख सकता है कि सेतु लिगेंड वे है जो एक से अधिक धातु आयनों को साथ साथ बांध कर रखते हैं, वो आपके सेतु लिगेंड है। जैसे बच्चों यहां पर NH है, देखो दो धातु को जोड़ कर रखा है, OH जो है दो धातुओं को जोड़ कर रखा है। सेतु का मतलब ही होता है ब्रिज, पुल जो दो रास्तों को जोड़ दे,
है ना। जैसे आप लोग घर में दो लोग टूट चुके हैं, उनके बंधन के बीच में आप लोग जोड़ने का काम करो, तो आप सेतु का काम कर रहे हो, है ना। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं बच्चा लोग। सममित एवं असममित लिगेंड, देखो जरा, सममित लिगेंड और असममित लिगेंड। सममित मतलब एक ही प्रकार, असममित मतलब अलग अलग। सममित मतलब एक ही प्रकार, असममित मतलब अलग अलग। देखो जरा, ऐसे बहुतंतुल लिगेंड जिनमें सभी उपसंयोजी समूह समान होते हैं, जैसे ऑक्जेलेट आयन COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। यहां पर बच्चों दाता परमाणु ऑक्सीजन है, दोनों में समान है, ठीक है। फिर आप लोग एथिलीन डायमीन की बात करो, एथिलीन ये ऑक्जेलेट आयन है, CH2, ये आपका NH2, ये आपका NH2, इसमें दोनों में समान है, इसमें दोनों में समान है। तो ये आपका बच्चों क्या कहलाया, है ना, सममित लिगेंड। सममित लिगेंड का मतलब जिसमें दाता परमाणु समान हो। देखो जरा, ऐसे बहुतंतुल लिगेंड जिसमें सभी उपसंयोजी समूह समान होते हैं सममित लिगेंड कहलाते हैं, एथिलीन डायमीन। लेकिन ऐसे लिगेंड जिसमें उपसंयोजी समूह भिन्न भिन्न होते हैं असममित लिगेंड कहलाते हैं, जैसे ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है। जैसे एक में मान लीजिए आपका, एक में मान लीजिए कार्बन ही है, कार्बन के साथ मान लो जो एक साथ मान लीजिए यहां पर NH2 जुड़ा हुआ है और यहां पर मान लीजिए COO नेगेटिव जुड़ा है, तो फिर ये अलग अलग है। जब अलग अलग है बच्चों तो असममित लिगेंड कहलाते हैं, क्लियर। और सम्मित और असममित आपके, सम्मित और असममित आपके बहुतंतुल लिगेंड में ही आएंगे। और बहुतंतुल का मतलब जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु हो भाई, बहुतंतुल का मतलब जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु हो, ठीक है। चलिए, जैसे ग्लाइसिनेट एक बढ़िया एग्जाम्पल है, ग्लाइसिनेट एग्जाम्पल का आप लोग इसको याद रखना, CH2 है, चलो इसी में बना दो, जैसे कार्बन ही था CH2 कर दो, ये आपका ग्लाइसिनेट आयन। देखो जरा, ये भी बहुतंतुल, ये भी बहुतंतुल, ये भी बहुतंतुल है, लेकिन इसमें और इसमें दोनों में दो दाता परमाणु है जो कि समान है, लेकिन इसमें अलग अलग है, इसलिए असममित लिगेंड कहलाता है। समन्वयन संख्या मैंने आपको बता दिया बच्चों, इसमें कुछ सोचने की है नहीं। समन्वयन संख्या मैंने क्या बताया कि आपके पास कोई भी यौगिक है, जैसे मैंने ले लिया था K4, ठीक है, फिर मैंने ले लिया था निकिल, ठीक है, और प्यारे बच्चों CN का होल 4, ठीक है। इसमें मैंने आपको यह बताया कि जो लिगेंडों की संख्या है, लिगेंडों की संख्या है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म में दे सकता है, वो संख्या आपका समन्वयन संख्या कहलाता है। देखो जरा, एक दंतुल लिगेंड की मूल संख्या, ठीक है, बहुदंतुल लिगेंड में एक दंतुल लिगेंड की तुल संख्या जो कि केंद्रीय धातु आयन को उपसंयोजी बंध द्वारा जोड़ी रखती है, धन आयन या धातु परमाणु को समन्वयन संख्या कहलाते हैं। यह संख्या धातु के चारों ओर बने उपसंयोजी बंधों की संख्या के भी समान होती है। मैंने आपको सरल भाषा में क्या समझाया कि केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ जुड़े हुए लिगेंडों की जो टोटल संख्या वो समन्वयन संख्या कहलाती है। अच्छा, समन्वयन क्षेत्र आपको मैं बोल दूंगा कि समन्वयन क्षेत्र क्या है, तो आप लोग बोलोगे कि सर बड़े कोष्ठक के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर मान लीजिए अपना ये निकिल है, इसके साथ CN का होल 4 है, बड़े कोष्ठक के अंदर जो भी हमने लिखा वो आपका समन्वयन क्षेत्र कहलाता है कि केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंड जो कि सीधे जुड़े होते हैं एक कोष्ठक के अंदर व्यक्त किए जाते हैं, इसे ही हम उपसंयोजी क्षेत्र या समन्वयन कोष्ठ या समन्वयन क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके बाहर का जो भाग है बच्चों, इसके बाहर का भाग है, जैसे मान लीजिए इधर का भाग है, ये आयनीकरण क्षेत्र कहलाया। कौन सा क्षेत्र कहलाया? आयनीकरण क्षेत्र कहलाया। जैसे अभी एक और एग्जाम्पल आपने देखा था, कौन सा एग्जाम्पल देखा था सर? एक एग्जाम्पल देखा था आपने, कोबाल्ट लिया था, NH3 का होल 6 लिया था, ठीक है, और प्यारे बच्चों Cl3 लिया था। इसमें भी दो भाग हो जाएगा, ये धनात्मक भाग, ये ऋणात्मक भाग। तो इधर बाहर का क्षेत्र आयनीकरण क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। ऑक्सीकरण संख्या, ये मेन मुद्दा है, ये मेन मुद्दा है। कोई भी यौगिक है, उपसंयोजी यौगिक की बात करता हूं, जब तक उसमें कोई लिगेंड नहीं जुड़ा है तो उसमें मूल आवेश कितना है,
मूल आवेश कितना है वो कितने को जोड़ कर रख सकता है, टोटल चार्ज, वो आपका आक्सीकरण संख्या कहलाता है। ठीक है, देखो जरा, लिगेंड से जुड़ने से पहले जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है उसमें मूल रूप से कितना आवेश उपस्थित है, वही आपका आक्सीकरण संख्या कहलाता है। और ये आक्सीकरण संख्या का मान कैसे निकाला जाता है बच्चों, किसी जटिल आयन का धातु आयन में आवेश तथा उपसहसंयोजी बंध से जुड़े लिगेंड आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जी आपको थोड़ा समझना कठिन लगेगा क्योंकि इसमें मुद्दा ही थोड़ा सा हटके है। ठीक है, ये आक्सीकरण संख्या आप अभी छोड़ दो, जब मैं आयुपेशी नॉमेनक्लेचर कराऊंगा वहां पे अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आक्सीकरण संख्या वास्तविक रूप से है क्या। कि आक्सीकरण संख्या में जब हम किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक की बात करते हैं, संकुल यौगिक की बात करते हैं, तो जब उसमें लिगेंड ना जुड़ा हो तो उसमें टोटल चार्ज कितना है, वो चार्ज कैसे निकाला जाता है। वो चार्ज निकलता है, पहला तो है ना जटिल आयन का आवेश, केंद्रीय धातु में आवेश तथा कितना आवेश पहले से उपस्थित है, और उपसहसंयोजी बंध से जुड़े लिगेंडों के आवेश का हम बीजगणितीय योग निकालते हैं तो आक्सीकरण संख्या निकल कर आता है। और आक्सीकरण संख्या आयुपेशी नॉमेनक्लेचर में ही मैं आपको बताऊंगा। बस आपको संयोजकता पता होनी चाहिए, संयोजकता नहीं बन रहा तो फिर दिक्कत है। इतना आप लोग याद रखिएगा, संयोजकता आप लोगों को सीख के ही आना है। ठीक है बच्चे लोग, क्लास यहीं पे एंड कर दें। ठीक है, चलो तो आप लोगों को होमवर्क देता हूं। क्या होमवर्क, ये देखो बच्चों, एक दंतुर ऋणायनिक लिगेंड है, इसे आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहां पर देखो और भी ऋणात्मक लिगेंड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ भाई, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान मत देना, बार बार वही कलर आ जाता है। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ाते हैं हम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जो बच्चा नोट्स बनाना चाहता भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उदासीन और धनायन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। चलो, बहुदंतुर का ले लो आप लोग, है ना। और एक काम करो, शुरू में ये भी आपका है, ये आपका धनायन वाली लिगेंड है, एक दंतुर धनायन। ठीक है, ये उदासीन लिगेंड है बच्चों, फास्फीन, डाइफेनिल फास्फीन, थायोयूरिया, पिरिडीन। क्योंकि जब अगले लेक्चर में आयुपेशी नॉमेनक्लेचर कराऊंगा ना, यदि ये नहीं बनेगा तो फिर आप कहोगे सर हमको नहीं समझ में आया। पक्का कमेंट करोगे समझ में नहीं आया, इसलिए आप लोगों को ये जरूरी है। ठीक है, ऑक्सलेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन, देखो बच्चों इसको आप लोग थोड़ा देखो, जो मैं बात कर रहा था कि भाई असम्मित लिगेंड NH2 और CO निगेटिव, इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु, इसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु। ठीक है, इसके बाद बच्चों कीलेट लिगेंड वगैरह, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर कीलेट का महत्व वगैरह देखने नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, ये सारा चीज नोट्स में ही अवेलेबल रहता है, इसलिए तो कहता हूं बच्चों कि जो बच्चा नोट्स ले लेना, देखो बेहतरीन लिखा, समन्वयन संख्या, समन्वयन क्षेत्र, आक्सीकरण संख्या, ये सब चीज नोट्स में अवेलेबल है। फिर आपका आयुपेशी नॉमेनक्लेचर, जो अगले लेक्चर में सूत्र कैसे लिखना है, ठीक है, नामकरण कैसे करना है, पूरा डिटेल में नोट्स रहता है यार। जो बच्चा प्रॉपर तैयारी करना चाहता है तो पूरा डिटेल में नोट्स, ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता है। आप लोग, इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रॉपर तैयारी करना है तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, मतलब आपको नोट्स लेना जरूरी रहता है। और नोट्स मात्र 100 रुपए में आप लोग ले सकते हो, इसमें ज्यादा कास्ट है नहीं। 100 रुपए आज की डेट में हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है, मतलब दे सकता है। ठीक है, बाकी क्लास में हम भैया कोशिश करते हैं कि आप लोग क्लास से ही नोट्स बना लो। जो बच्चा मान लीजिए 100 रुपए भी नहीं दे सकता है, वो क्लास से ही नोट्स बना ले। ठीक है, प्यार भरा नमस्कार। अगले लेक्चर में जरूर आप लोग आयुपेशी सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आज का जो मैंने इतना बारीकी से चीजें को समझाया है, उसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।